हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये आपका नीट का एग्ज़ाम, उसका आपका जो है 2024 नीट का ये क्वेश्चन पेपर है 24 का। सिंपल है, पिछली बार जो हुआ 25 का तो अभी होगा, आपको पता है। ठीक है, ये कोड वैसे देखिए आपके सामने है कि ये R3 आपका कोड है। ठीक है, इसमें ज़रा एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए अभी क्या है, बॉटनी जूलॉजी अपने पास यहाँ बायो के 2 सेक्शन हैं, और जो बॉटनी जूलॉजी है वो आपके सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड है। ठीक है, तो आपके पास जो है सेक्शन ए में सारे करने होते हैं, सेक्शन बी में कोई 10 करने होते हैं, ऐसे ऑप्शन है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ 2025 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसमें ये सेक्शन ए बी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। बॉटनी के 45 क्वेश्चन होंगे, जूलॉजी के 45 क्वेश्चन होंगे, और आपको सारे ही अटैम्प्ट करने, कोई आपको ऑप्शन नहीं आएगा। पहले क्या था, बॉटनी के 50, जूलॉजी के 50, इसमें से कोई 45, इसमें से कोई 45, बट कंडीशन थी सेक्शन ए में सारे करने होते थे, सेक्शन बी में कोई 10 अटैम्प्ट करने होते थे। अच्छा, अभी देखो इसके अंदर आपका 101 क्वेश्चन है 2024 का, तो 101 से अभी फ़िलहाल अपना अब जो आएगा 91 से ही आएगा। ठीक है, तो जो आपका ये पेपर है, इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई आपका पहला क्वेश्चन जो है क्या है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। देखिए जनरली क्या है कि आपका अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड की अगर आप बात करेंगे किस तरह से अरेंज होते हैं ये रीज़न, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़रूर बता दूँ। क्या होता है, आपका जो डीएनए पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, तो डीएनए के स्ट्रैंड पर आपको मान लो यहाँ पर एक कोई जीन है। ठीक है, अब जीन जो है वो आपका जो है, अगर मैं जनरली बात करूं, तो एक जो जीन है उसके पास क्या होता है, एक प्रोमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है, और एक जीन का वो सेक्शन जो कोड होने वाला है उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अच्छा, डीएनए के क्या होते हैं, जितने भी दोनों स्ट्रैंड हैं 5 से 3 प्राइम और 3 से 5 प्राइम, ये स्ट्रैंड जो होते हैं आपके डीएनए के, इसमें बेसिकली तो कोडिंग इसको देख कर की जाती है। तो आपका अगर आप थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू जाएंगे डीएनए के ऊपर, खासकर एमआरएनए की पोजीशनिंग के हिसाब से, यहाँ पे अपस्ट्रीम और टू डाउनस्ट्रीम इस बेस पे बोल रहा है कि एमआरएनए बनने का सीक्वेंस क्या है, तो 5 से 3 है। तो जनरली क्या होता है, जो आपका ये स्ट्रैंड है डीएनए का 5 से 3 और एक 3 से 5, तो डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड पर एमआरएनए बनता है, उसकी डायरेक्शन होती है 5 से 3। देखो बनता है इस वाले स्ट्रैंड को देख कर, इस पे नहीं सिंथेसाइज होता। लेकिन एमआरएनए की डायरेक्शन क्या है, 5 से 3। तो जहाँ भी 5 डायरेक्शन होगी वो आपका अप स्ट्रीम होगा, जहाँ पे 3 डायरेक्शन होगी वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। तो ये पूछ रहा है कि आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका किस बेस पर यहाँ पर अरेंजमेंट है। तो ध्यान रखना, प्रोमोटर अप स्ट्रीम पे एमआरएनए के रिस्पेक्ट में, ये डीएनए को बोलता रहा है लेकिन एमआरएनए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है जिस तरफ सिंथेसिस हो रही है, और ये टर्मिनेटर आपका रो फैक्टर बोल देते हैं, और ये जो बीच का सेक्शन जो कॉपी होगा एमआरएनए की फॉर्म में ट्रांसक्राइब होगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन के नाम से। तो अपने पास कैसे आएगा, पहले प्रोमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि किस तरह से पूरा ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है हमेशा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ, थर्ड आंसर हुआ। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर ये देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें इसने कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट को। पहला लिखा है, अब द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। देखिए पहली बात तो वेलिस्नेरिया जो फ्लावर होता है आपका, वो एबायोटिक पॉलिनेटर से पॉलिनेट होता है, तो इसमें कलरफुल फ्लावर होने के चांस ख़त्म,
कलरलेस होते हैं और नेक्टर जैसा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के पॉलिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपको जनरली क्या मिलेगा, किसके अंदर बात की जा रही है, वेलिशनेरिया में। तो ए ऑप्शन तो गलत है, तो ए ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन तो अपनी गलती होंगी, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, सही बात है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड फ्लावर पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, सही है, वो म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। पोलन ग्रेन्स ऑफ सब हाइड्रोफाइट्स एंड लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल सही है। इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर के थ्रू। तो आपका बाकी सारे सही हैं, तो ऑप्शन अपने पास कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे फिर एक कंपोनेंट देखो लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में अगर हम चलें तो कंपोनेंट लिख रखा है लेसिथिन। बोला लेसिथिन अ स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल हो। मैं आपको बता दूं ये आपका एग्जाम्पल होता है लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल होता है आपका लेसिथिन, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है, लेसिथिन बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये लेसिथिन जो होता है कहाँ मिलता है, कहाँ है, फॉस्फोलिपिड की अगर आपने सुनी हो तो सेल जो होती है, सेल के अंदर सेल वॉल और सेल की अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा होगा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है। तो वो जो फॉस्फोलिपिड है वहाँ पे कौन सी वाली होती है, लेसिथिन वाली होती है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। क्लियर भाई। देन उसके बाद आगे आइए, इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्या लिखा हुआ है, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि ये मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का ये माने जाते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो भाई म्यूटेशन तो नहीं हो सकता बायोडाइवर्सिटी का लॉस, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, जो आप रिसोर्सेज पे ज़्यादा चाहते हैं यूज़ करना, लाइक मिनरल्स वगैरह, रॉक्स वगैरह, सब कुछ, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, हाँ बिल्कुल होता है, आप जंगलों को काट रहे हैं, आप उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ये सब आएगा। माइग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है माइग्रेशन। तो आपका अपने पास ऑप्शन क्या आएगा कि सर बस बी वाला नहीं है। तो आप अगर देखो बहुत कई बार बहुत इजी तक कर देते हैं क्वेश्चन को, इन ऊपर के तीनों में अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन जरूर है, म्यूटेशन जो है नहीं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर म्यूटेशन की, जो म्यूटेशन वाला ऑप्शन है नहीं है। तो अपने पास क्या आंसर आएगा इसका, कि भाई इसका आंसर आएगा ए, सी एंड डी, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके पास 105th क्वेश्चन है। 105th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105th की अगर बात करोगे तो आपका 105th क्वेश्चन क्या बोलता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सीधे सीधे बोल रहा है आपका 105th क्वेश्चन कि मैच करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट ये है, लिस्ट सेकंड ये है, इनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। थोड़ा सा हमें देखना होगा, इसके अंदर मैचिंग करनी है। जस्ट अ मिनट। तो ये मैच करने के लिए हमें बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आपका क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटैलिकम एक ब्यूटारिक एसिड बनाता है, पनीर में होता है, तो ए का थर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया इथेनॉल वगैरह बनाने में काम होता है, एल्कोहल, तो बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म, ये वाला ऑप्शन ख़त्म, पॉसिबल नहीं है। फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक कंपोनेंट बनाता है, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ताकि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होकर पर्सन की बॉडी में आया उसके खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो जाए, ठीक है, ये इसका। तो आपका क्या हुआ, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट,
सी का फोर्थ तो डी का सेकंड। तो आपका सी का फोर्थ डी का सेकंड, तो अपने पास ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिफ्थ का है, 105th की अगर मैं बात करूं तो उसका ये आंसर है। अच्छा, फिर वही है, मैच लिस्ट फर्स्ट विल लिस्ट सेकंड। तो राइजोपस आपने सुना होगा, ब्रेड मोड बोलते हैं, किस में आता है सर? ये फाइकोमाइसिटीज नाम के फंजाई में आता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज जिसे आप बोल देते हैं एल्गल फंजाई, लोअर फंजाई भी कहते हैं। ओस्टिलेगो, देखो ये जो खासकर अगर मैं बात करूं, ये तीनों के तीनों बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं। और ओस्टिलेगो जो होता है वो एक स्मट कॉज करता है, पक्सिनिया जो होता है वो रस्ट कॉज करता है, एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं। तो आपका क्या आ गया? ए का थर्ड, बी का सेकंड। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन आए ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये आपका 106 का अगर मैं बात करूँ ये आंसर हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाइए। 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 107 क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, देखो समझो क्या होता है, ये पूरी बात कर रहा है एक सिस्टम आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं लैक ऑपरॉन सिस्टम। लैक ऑपरॉन सिस्टम की क्या पूरी कहानी है कि सर मान लो ये बैक्टीरिया का सेल है, सपोज मैं बोल रहा हूँ ई कोलाई का सेल है। ठीक है, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया का सेल है। तो आपका जो ई कोलाई का सेल है, उस ई कोलाई के सेल की अगर आप बात करेंगे तो उसमें उसके बाहर मान लो ये लैक्टोज प्रेजेंट होता है। आपने उसे किसी सॉल्यूशन में डाला और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैक्टोज को इस सेल के अंदर डालेंगे कैसे, कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? तो सर परमेबिलिटी को बढ़ाने वाला परमीएज, ताकि इसके सेल की परमेबिलिटी बढ़ा के लैक्टोज को अंदर ले आए। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर? सेकंड, परमीएज, जो कि ग्रोथ मीडियम से जो लैक्टोज है उसको कहाँ लेके आएगा? सेल के अंदर बैक्टीरिया के। ठीक है, फिर है भाई लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज्ड। एंडेंजर्ड क्या होता है? तो जो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो उसका देखो आंसर बिल्कुल सिंपल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहले दोनों आता था, अभी खाली नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे? IUCN इसको आप बोलेंगे, ये हैंडल करता है। एक ये बुक रिलीज करता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट बोला जाता है। इसमें जितनी भी स्पीसीज़ एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हैं, इन सब के बारे में क्या होती है? इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये भी आपका फॉरेस्ट ऑफ कुछ डिपार्टमेंट की बात है। ये GA का आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी है, बायोटेक वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज IUCN। ठीक है, देन उसके बाद लिखा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड DPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। तो वो जनरली पूरी स्टोरी इसके अंदर ये होती है कि आपकी जो केल्विन साइकिल है, जिसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक RUBP नाम का एंजाइम है, रेवोल्यूज 15 बिसफॉस्फेट बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है CO2 के साथ, एक बार से CO2 आती है तो 3PGA बनता है रुबिस्को की एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर उसके बाद यहाँ से ये फाइनली ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जाता है 3PGAL में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, अब आप समझिए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में जब जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल तो NADH के, NADPH के, और दो ही मॉलिक्यूल ATP के क्या होते हैं? यूज़ होते हैं।
ठीक है। C3 साइकिल केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का हिस्सा है फोटोसिंथेसिस के, और डार्क रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है। ठीक है। फिर ये 3 PGA दोबारा से इसके अंदर आता है, तो इस दौरान भी एक ATP को यूज़ कर लेता है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड ADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल, एक सिंगल CO2 को फिक्स करने में कितने, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली, सर एक ATP ये रहा, 2 ATP ये रहे, तीन तो हो गए ATP और 2 NADPH। तो आपके आंसर में आएगा, वैसे क्या आएगा आंसर में, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। ये आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये सिर्फ एक CO2 के लिए है, अगर यही CO2 2 होंगे तो ये सब कुछ अमाउंट डबल, यही CO2 6 होंगे तो अमाउंट डबल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर थर्ड, दैट इज कॉल्ड एज 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे अगली बात हो रही, लिखा है द इक्वेशन वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है आपका, उसके लिए जो आपकी सिग्मोइड शेप की एस शेप की कर्व बनाती है, कुछ वो ऐसा ग्राफ दिखता है इसका ऐसा। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें dN/dt है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। उसके बाद आपका R जो है इंट्रिंसिक फैक्टर है पॉपुलेशन में, बर्थ रेट डेथ रेट का जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा, जो भी उसका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसको आप R बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बोला जाता है। N जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, K कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज की कैपेसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन ही है कि इस पूरी इक्वेशन में K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी एनवायरनमेंट की क्या, किसी भी एनवायरनमेंट की जो कैरी करने की कैपेसिटी है, जो उसके रिसोर्सेज की कैपेसिटी है, उसको कैरिंग कैपेसिटी के नाम से बुला। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, उसको लिखा हुआ है व्हाट आर बुलिफॉर्म सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं। जो आपके पास बेटे एक होती है डाइकोट लीफ, एक ऐसे होती है मोनोकोट लीफ। ठीक है, तो डाइकोट या मोनोकोट किसी में भी ऊपर वाली सरफेस को लिखते हैं एडेक्सियल या अपर, लोअर वाली सरफेस को लिखते हैं एबेक्सियल। आपको पता है लीफ की 2 सरफेस होती हैं, इसमें भी होगा। तो जो आप डाइकोट लीफ की बात करते हैं वहाँ ध्यान रखेंगे कि भाई आपका डाइकोट लीफ में जनरली क्या मिलता है, आपका एडेक्सियल सरफेस पे कम स्टोमेटा होते हैं, एबेक्सियल पे लगभग सारे स्टोमेटा होते हैं। जबकि मोनोकोट में क्या होता है, इसका इसीलिए नाम होता है आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकोट्स का। तो मोनोकोट में यहाँ भी एडेक्सियल या अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा उतने ही है, और इस पे इक्वल नंबर ही होते हैं लोअर और अपर पे। तो इनके अंदर क्या होता है, जो अपर सरफेस है वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिन्हें बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। और ये जो पत्ती है पूरी, उस पत्ती की इनवार्ड मूवमेंट करवाएगा, जिससे क्या होगा, पत्ती ऑल ओवर सरफेस एरिया या साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, लाइक अपने आप हाथ को आप फोल्ड कर ले ऐसे कुछ। तो एक्चुअली क्या कर रहा है वो, क्या करेगा उससे, फिर जब एक पत्ती इतनी बड़ी है उसका सरफेस एरिया घटा के उसने इतना सा कर दिया, तो ये सरफेस एरिया घटने से वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ चलता है। तो ये आपका बुलिफॉर्म सेल्स अगर आपका रिलेट करेगा तो क्या लिखा है, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ रूट्स इन मोनोकोट्स। ठीक है, ये बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में अगर आप कहेंगे तो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, देन 112th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई में क्या क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का नहीं है, सर बिल्कुल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो सेप्रोफिटिक हैं कि आपका यू कैन से डिकम्पोजर्स हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन बिल्कुल है, एसेक्सुअल में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इसके अंदर
मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम बिल्कुल है। कुछ माइसीलियम सेप्टेट होती हैं जिसमें आपको माइसीलियम में ऐसे लगेगा ब्रांचेस बनी हुई हैं, सॉरी ब्रांचेस कह रहा हूँ, सेगमेंट्स। जबकि कुछ माइसीलियम ऐसी हैं जो सेगमेंटेड नहीं है और उनमें कोई ऐसे सेगमेंटेशन नहीं होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, मॉर्फोलॉजी भी होती है माइसीलियम की। फ्रूटिंग बॉडीज नहीं होती सर। फ्रूटिंग बॉडीज आर फीचर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर एग्जाम्पल या कम्स अंडर सेपरेट फाइलम या क्लास आपका किसकी होती है, किंगडम प्रोटिस्टा की, ना कि फंजाई की। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज का पोर्शन यहाँ पे गलत है आपका। फिर बोल रहा है ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, ट्रॉपिकल रीजन पे ग्रेटेस्ट लेवल स्पीसीज डाइवर्सिटी क्यों है भाई? सिंपल बात है ये कि ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर ट्रॉपिकल है, फिर और ऊपर जाओगे टेम्परेट है, फिर वो आपका आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सिंपल बात ये है यहाँ पर कि इक्वेटर के आसपास का जो ये एरिया है सारा, ये कहलाता है ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, और ट्रॉपिक में आप जानते हैं एनवायरनमेंट बदलता रहता है। ठीक है, फिर लिखा है ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन मोर टाइम्स वाज अवेलेबल फॉर, ये भी कोई खास बात नहीं हुई। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक, सही बात है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट स्पेशलाइजेशन, सर कांस्टेंट एनवायरनमेंट आप बोल सकते नहीं रहता है, बदलता रहता है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल, ठीक है, कुछ हद तक, पर कांस्टेंट तो नहीं होते हैं। तो आपका जो है अगर मैं कहूँ तो बी और, ठीक है, तो आपका मेनली तो आंसर आपका होना चाहिए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी शायद करेक्ट ले लिया जा सकता है, तो ए बी सी आपका आंसर हो गया इसके अंदर। ठीक है, फिर ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या पढ़ा है हमने सर? जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, जहाँ फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में एक से ज़्यादा प्लेन से काट सकते हैं, जबकि रेडी आपकी बायलेटरल वाली जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में वहाँ पे एक ही एक्सिस से दो इक्वल हाफ में आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है देखो, कसिया जाइगोमॉर्फिक है, पाइसम साइड जाइगोमॉर्फिस, सिस्बानिया भी, धतूरा क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और मस्टर्ड वगैरह भी होता है इसमें एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 अगर आप देखोगे तो इसमें बस आपको कुछ करना नहीं है, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी। फिगर ए में, फिगर बी में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका फिगर बनाई हुई है बिल्कुल। तो आपका ये वाला जो है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सारे पार्ट ओवरी से कुछ ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, एपिगाइनस, और ये वाले सारे पार्ट नीचे, तो ये हाइपोगाइनस की कंडीशन आएगी। ये आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में ज़रूर देखें। ठीक है, फिर 116 का लिस्ट करना है आपको, लिस्ट 1, लिस्ट 2। न्यूक्लियोलस का क्या रोल है, सेंट्रियोल का क्या रोल है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या रोल है, गोल्गी बॉडीज़ का। सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान रखा करो, हमें क्या आता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मुझे तो लगता है अगर बहुत आसानी से अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से मुझे एक चीज़ आती है सर। एक चीज़ मैं जानता हूँ कि गोल्गी बॉडीज़ कुछ हमने पढ़ा था, पैकेजिंग ऑफ यू कैन से प्रोटीन्स या पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। मेनली क्या होता है, ईआर से बन के आने वाला प्रोटीन, आर से, राइबोसोम की वजह से वो प्रोटीन जो होता है आपका वो अभी बस लो क्वालिटी, उसमें कोई फंक्शन का प्रोसेस या रोल नहीं है। तो उसको बढ़िया से फंक्शनल बनाना, प्रोफेशनल बनाना, ये काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज़। तो गोल्गी बॉडीज़ का तो भाई बिल्कुल सही। और साथ में गोल्गी बॉडीज़ एक काम और करते हैं, लिखा रहता है ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन। जहाँ भी ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड बोलेगा तो उसका मतलब ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन बोल रहा है।
जहाँ भी ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन बोलेगा वहाँ बोलेगा ग्लाइकोप्रोटीन। सिंपल मतलब है, ग्लाइकोसाइडेशन का यहाँ मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के या शुगर को इंट्रोड्यूस करवाना, साथ में बॉन्ड होना, तो ग्लाइकोलिपिड में आ जाएगा। तो गोल्गी एपरेटस का तो फर्स्ट हो गया। फिर ल्यूकोप्लास्ट सुना होगा आपने, आपके पिगमेंट के टाइप हैं, या यू कैन से प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड आप दूसरा नाम जो यूज़ करते हैं वो है आपका एलिरोप्लास्ट, सॉरी आपका ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, सॉरी। तो ये आपका गोल्गी का हो गया ये, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का जो है वो कुछ स्टोरेज का काम कर रहा है, तो भाई स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम कुछ जा सकते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद सेंट्रियोल का क्या रोल है, तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है कार्टव्हील स्ट्रक्चर। वो 9+3 अरेंजमेंट, 0 बीच में होती है, 9 तीन तीन ट्रिपलेट के होते हैं, वो अलग। उसके बाद जो है न्यूक्लियोलस, ये क्या होता है, सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन, उस न्यूक्लियस का अपना एक न्यूक्लियस है, सॉरी अपना एक न्यूक्लियोप्लाज्म है जहाँ पे सब स्टोन स्टोन रहते हैं। उसके अलावा उसी के अंदर एक डेंस मास होता है, ठीक है, एंड डेंस मास कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, और ये फॉर्म करता है आरएनए को। कौन सा आरएनए, आरएनए। राइबोसोम्स को बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोलस इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, डेंस मास होता है। तो अपने पास ओके, ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा दिया हुआ है कि भाई इनमें से सही किसका है, तो न्यूक्लियोलस लिखा है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, गलत बात है। सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, बिल्कुल सही बात है। ल्यूकोप्लास्ट साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, गलत बात है। गोल्गी फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, गलत चीज़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये स्टोर कर सकता है, क्योंकि गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए, तो आपका गोल्गी बॉडीज़ को स्टोर नहीं करता है। तो आपका एक ऑप्शन ये सही है बस, ओनली बी, ठीक है। फिर लिखा है व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है एक पीस ऑफ डीएनए जो 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है, विच इज ट्रांसफर, सिंपल बोलने का मतलब है कि भाई ये इन्होंने इसको आरडीएनए बता दिया। आरडीएनए पे एक पॉइंट पे होस्ट का प्रोटीन, हमारा ह्यूमन बीइंग का प्रोटीन अटैच है, एक पॉइंट पे किसी बैक्टीरिया का, बाकी सारा पूरा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए आप अच्छे से जानते हो। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है एलियन डीएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली अब आपका क्या रोल होता है, क्या लिखा, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, ओनली डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट which is transferred into an allele. The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the B cells, progeny cells of the organism. It may get integrated in the genome of the recipient. It may multiply and be inherited along with the host cell.
The alien species of DNA is not an integral part of genome. It shows ability to replicate. इसके पास ओराइज साइड तो है ही नहीं, तो रेप्लिकेट वाली बात तो भूल जाओ। तो जहाँ भी ई ऑप्शन है वो तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई सेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ सही है भाई, ठीक है। फिर इट में गेट इंटीग्रेटेड ऑफ द रेसिपिएंट, इट में मल्टीप्लाई भी इनटेग्रेटेड विद द होस्ट डीएनए। भाई देखो ऑप्शन नंबर बी सी जहाँ है वो सही है आपका, ये भी इतना खास नहीं है, तो बी और सी एक ही ऑप्शन आपके पास मिलता है। फिर क्या है, हिंद सेकंड कॉल्वेस का डीएनए मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर। वही पैलिंड्रोम है। फिर देखो ये 19 क्वेश्चन है, क्या लिखा है, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो हमने पढ़ा था कार्बोक्सीपेप्टिडेज और परऑक्सीडेज के लिए हेम ग्रुप हमेशा सपोर्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हेम ग्रुप जो है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो परमानेंटली इससे अटैच मिलेगा। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन कौन सी चीज़ डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के। लाइट चाहिए सर, चाहिए तो डायरेक्ट नहीं चाहिए। क्लोरोफिल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। CO2 चाहिए, हाँ चाहिए, CO2 एटमोसफेयर से आएगा तभी फिक्स करेगा उसे। फिर ATP एंड ADP चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ACE ऑप्शन है, सॉरी CDE। तो ये CDE, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, CDE बोल रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका अगला है द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल। भाई अगर नेचुरल स्पीसीज को वहीं रख के प्रोटेक्ट करोगे तो आप इसको बोल देते हैं क्या भाई, इन सिटू कंजर्वेशन। अगर उसको उसके नेटिव प्लेस से बाहर ले जाओगे तो एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो क्या बोला, टाइप ऑफ कंजर्वेशन विच द थ्रेटेड स्पीसीज आर टेकन आउट ऑफ देयर फ्रॉम natural habitat and placed in a special setting where they are can be protected and green given special care is called। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आएगा इसका। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हो। फिर है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। फिर लिखा है 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन फॉर्म्स अलील। सही है भाई, ए का थर्ड है। फिर क्रॉस F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, ये भी सही है, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। फिर है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, दैट इज बैक क्रॉस। अगर होमोजाइगस पेरेंट हुआ डोमिनेंट में तो उसको आउट क्रॉस, अगर होमोजाइगस हुआ रिसेसिव में जैसे मैम बैठती तो आपका जो है क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, आप बोल देंगे आउट क्रॉस। तो जो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ये आ गया अलील, ये आपका फर्स्ट का ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, मतलब ये वाली सिचुएशन कुछ ऐसी है, F1 जनरेशन का इंडिविजुअल, इसको आपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा लिया।
ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। और चाहे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो या दूसरा बैक क्रॉस कहलाएगा। और क्रॉस ऑफ प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट मैंने कहा बैक क्रॉस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट प्लॉयडी, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आंसर हो गया। फिर अपने पास 123rd क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब बनता है कैम्बियम तो वो एग्जाम्पल होता है डी डिफरेंशिएशन का। जब वो कैम्बियम डिवाइड होने के बाद रुक जाता है फिर वो एग्जाम्पल होता है आपका रीडिफरेंशिएशन का। तो डी डिफरेंशिएशन आपके पास हमारा जो आंसर होगा वो डी डिफरेंशिएशन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द किनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। भाई देखो ऐसा है कि होता क्या है, क्रोमोसोम ये इसकी आर्म्स, तो क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ये हमने पढ़ा है। सेंट्रोमियर के बाद जो क्रोमोसोम है उसके आर्म्स को, ये पूरी आर्म और ये पूरी आर्म क्रोमैटिड बोल देते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमैटिड। उसके अलावा होता क्या है, इन सेंट्रोमियर के ऊपर ऐसे दो स्फेरिकल शेप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो जो स्फेरिकल शेप के प्रोटीन हैं वहीं से जब वो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं सेंट्रियोल से तो वहीं से आके अटैच करते हैं। और लेकिन जो अटैचमेंट होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ऐसा अटैचमेंट वाला प्रोसेस या ऐसा अटैचमेंट कौन सी स्टेज में दिखता है, मेटाफेज में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने ढंग से इस चीज़ को डिफाइन किया नहीं, पर ध्यान रखना मेटाफेज में अटैच होता है। सबसे बढ़िया क्रोमोसोम दिखते भी यही हैं मेटाफेज के अंदर। ठीक है, 125 क्वेश्चन, 125 क्या कह रहा है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर। In order to find out the genotype of black seed plant, which with of the following genotype will you cross it? In order to find out the genotype of the black seed plant, find out the genotype of the black seed plant with which of the following genotype of will you cross it? अगर ये जीनोटाइप है ब्लैक वाले सीड का तो मैं इसको क्रॉस करवाऊँगा, इसके जीनोटाइप को पाने के लिए या देखने के लिए वो करवाऊँगा रिसेसिव वाले पेरेंट से, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस अगर करवा दोगे आप तो उसके पेरेंट की आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको। ये क्या है, तो आपके पास आंसर कौन सा हुआ इसका, फर्स्ट हो गया, स्मॉल वी स्मॉल वी। ठीक है, तो ये आपके बॉटनी सेक्शन के 25 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ऐसे 25 क्वेश्चन और डिस्कस होंगे जिसमें बॉटनी जूलॉजी भी आने वाली, फिर 25 और 25 और, मतलब अगले 25 या हो सकता है मैं अगली बार
जो पूरे 100 हैं, देखो 25 हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बचे 75 क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चंस किसके हैं, बॉटनी सेक्शन के बचे हैं, और पूरे 45 क्वेश्चंस किसके बचे हुए हैं, आपके जूलॉजी सेक्शन के। एक्चुअली मैं अटैम्प्ट करने के उससे बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो 25 ही यहाँ बचे हैं, करवाने तो पूरे पड़ेंगे, यहाँ भी 50 बचे हुए हैं। ओके, लेकिन ये इतना सा पोर्शन आप करना, इसमें 1 से 125 क्वेश्चंस हैं, और ये 2024 का नीट का क्वेश्चन पेपर है। तो नीट के सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी अलर्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इट जस्ट ओनली 2 months in your hands, ठीक है। ऑन द फर्स्ट वीक, या यू कैन से इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, द नीट एग्ज़ाम विल हेल्ड, ठीक है, विल हेल्ड। दैट्स वाई प्लीज़ बी सीरियस इन योर स्टडीज़ एंड attempt more and more test, ask more and more doubts, ठीक है। टेस्ट डाउट्स रिवीजन, टेस्ट डाउट रिवीजन, टेस्ट डाउट रिवीजन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, यही सिलेक्शन दिलवाएगा। ओके, चलिए एंजॉय करिए, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।